और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री 1 में स्लैब चैप्टर 11 और एग्जाम्पल नंबर 11.4 के सेकंड पोर्शन के साथ जो है मैं यहाँ पे हूँ। और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन था हमने लास्ट टाइम निकाला था डी मिनिमम, यानी डी तक हमने निकाला था जो 120 मिलीमीटर निकला था। और उसके वहाँ तक हमने वो वीडियो क्लोज कर दी थी क्योंकि वीडियो की लेंथ में जो है वो इजाफा हो रहा था। तो आज जो है उस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो डी तक हमने निकाल लिया था, एच निकाल लिया था, डी निकाल लिया था। बेसिकली यही दो चीजें होती हैं जो निकालनी होती हैं हमने जो है वो बीम में या स्लैब में। और फिर उसके बाद जो हमें निकालना होता है वो निकालना होता है एरिया ऑफ स्टील या अमाउंट ऑफ स्टील, और उसका डाया सिलेक्ट करना होता है, यानी कि डिटेलिंग बेसिकली हमें जो है वो निकालनी होती है। तो डी तक हम निकाल चुके थे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था मेन रीइंफोर्समेंट को निकालना, कि उस 11.4 एग्जांपल में जो है उसके लिहाज से हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो मेन है वो कितनी होगी या क्या होगी और उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तरीका वो ही है ट्रायल मेथड वाला। तो हम क्या करते हैं कि लेट a = d/6। डी हमने जो निकाला था वो था 120 मिलीमीटर, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 20 मिलीमीटर के साथ हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें एस निकालना है एस। तो mu की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी हमारे पास 1152 और 788। ठीक है जी, ये वैल्यू थी हमारे पास। और इसको हमने करना था जी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 280। एफ वाई की वैल्यू पुट की और डी जो था हमारे पास क्या था 120 माइनस 20/2। 20 हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय हमने इसको कर दिया 2 को कर दिया। अब इसको जो हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। 120 में से हम इस 10 माइनस करेंगे। कोई ना कोई। तो 120 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। तो 110 जब हमारे पास आएगा तो इसको 280 के साथ मल्टीप्लाई करना, देन आपने 0.9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, एक आंसर आ जाएगा आपके पास। आप इसको कैलकुलेटर पे अपने लिखेंगे और उस आंसर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 415.75 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। यहां तक आपका जो पहले ट्रायल का एएस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने बेसिकली निकालनी होती है स्पेसिंग। क्या निकालनी होती है, स्पेसिंग। स्पेसिंग निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि ए बी, यहां पे एक साइड पे मैं दोबारा लिख रहा हूं कि ए बी यानी एरिया 1 बार ओवर एएस और मल्टीप्लाइड बाई, अगर हमने जो निकालनी है स्पेसिंग मिलीमीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उसको निकालना है हमने आपका उसमें सेंटीमीटर में तो फिर इसको किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्ज करें कि हमने इसको निकालना था मिलीमीटर में, तो यहां हमने इसको 1000 कर देते हैं, इधर भी हम इसको 1000 कर देते हैं। फिर आपके पास जो है वो एक आंसर आता है जो कि होता है मिलीमीटर में। किस में होता है, मिलीमीटर में आपके पास वो आंसर जो है वो होता है। तो इसके लिए आपने खसूसी तौर पे जो एक बात देखनी है वो ये देखनी है कि आपका ये एरिया किस में है, किस यूनिट में है। अगर ये है मिलीमीटर में और ये भी फिर किस में होना चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। फिर आप इसको जो है वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर ये हो आपका मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, ये आप 100 नहीं कर सकते, यहां आपके पास आंसर आएगा वो गलत आएगा। अब ये भी मिलीमीटर में था, ये भी मिलीमीटर में था, फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर बेसिकली यहां पे आएगा जो है 280 मिलीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे या समथिंग इसके साथ कुछ आ जाए, अब 280 को आप 10 पे डिवाइड करें तो उसको सेंटीमीटर में लेके आए तो आपके पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। और स्पेसिंग हमेशा जो होती है वो होती है सेंटर टू सेंटर। क्या होती है,
सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो हमेशा होती है, यानी एक स्टील बार के सेंटर से दूसरे स्टील बार के सेंटर तक जो है वो आप स्पेसिंग लेते होते हैं। तो इस तरह करके आप बस 28 सेंटीमीटर जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाएगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्पेसिंग आपने जो है वो निकाल ली, ठीक है जी। तो बेसिकली ये राउंड अबाउट 27.20 आई थी, तो उसको आपने जो है वो 280 मिलीमीटर इस तरह जो है इसको यानी 28 सेंटीमीटर आपने कर दिया। सेंटीमीटर में इस तरह आंसर आएगा, और जिसको मैंने आपने 28 सेंटीमीटर और 280 मिलीमीटर कंसीडर कर दिया। इसको हम अरेंज कर देते हैं। अब यहां तक जो आपका सवाल था बेसिकली मेन रीइंफोर्समेंट का, इस क्वेश्चन के लिहाज से वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हमने किए उन जैसा था। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसमें फर्क आ रहा है। इस बारे में आपको क्वेश्चन के शुरू में क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि आपको यहां तक क्वेश्चन नया ना लगे, भाई आपको नया क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, वो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या है? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आप पूछेंगे कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो बेसिकली उस चीज को वाज़ेह करने के लिए ये एक डायग्राम मैंने ड्रा किया। इसमें ये 1 2 3 4 ये इसके जो है स्पोर्टें हैं। क्या है? स्पोर्टें हैं। इसको इंतहाई तवज्जो से आपने समझना है। ये इसकी स्पोर्टें हैं। ये डायग्राम क्यों बनाई गई है? आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है ओवरहैंगिंग स्लैब का, और ओवरहैंगिंग स्लैब का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ किनारों से उसका कुछ पोर्शन बड़ा होता है। वो बड़ा होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ वो आगे, मतलब एक स्लैब अगर दो स्पोर्ट्स के दरमियान है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ फिर आगे एक स्पोर्ट आएगी और बाकी जो स्लैब जो है वो उधर जो है वो डिवाइड होगी। यानी लगा लें कि ये दो स्पोर्टें हैं आपके पास, तो इसके दरमियान इसके ऊपर एक स्लैब, और अगर इतना हिस्सा बड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि आगे फिर एक स्पोर्ट के ऊपर जो है वो एक स्लैब आएगी, इधर भी एक स्पोर्ट के ऊपर एक स्लैब आएगी, क्योंकि ये ओवरहैंगिंग स्लैब। अब इसको ओवरहैंगिंग के साथ साथ इसको कंटीन्यूअस स्लैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस स्लैब। ओवर ये एक ओवरहैंगिंग कंटीन्यूअस वन वे स्लैब है। क्या है? ओवरहैंगिंग कंटीन्यूअस वन वे स्लैब। अब इसमें जो मेन बात होती है, जब भी आपके पास कंटीन्यूअस स्लैब का कांसेप्ट आता है, वन वे हो या टू वे हो, तो यहाँ पे एक इसकी जो लोड की वजह से इसकी एक शेप बनती है, वो बेसिकली होती है इस तरह करके। दो स्पोर्ट्स के दरमियान जो इसकी बेंडिंग की लोड की वजह से शेप बनती है, कर्व बनती है, वो इस तरह की होती है। और इधर भी ऐसे ही होगी, इधर भी ऐसा ही होगा। अब दो स्पोर्ट्स के दरमियान तो ये ऐसे होगी, लेकिन सपोर्ट भी तो आगे आ रही है ना। फिर इसका मतलब है कि अगर ये यहां से इस तरह जा रही है तो ये सपोर्ट के ऊपर जो है वो इस शेप में होगी। यानी अगर ऐसे है ये, फिर ऐसे होगी और फिर ऐसे होगी। बात समझ रहे हैं आप? यहां पे अगर सपोर्ट जो है वो लगाई जाए या जैसे यहां पे मौजूद है, तो आप देखें कि दो स्पोर्ट्स के दरमियान इसकी ये शेप है और फिर दो स्पोर्ट्स के दरमियान ये शेप, लेकिन जहां पे आपका सपोर्ट मौजूद है उस सपोर्ट के ऊपर उसकी शेप जो है वो अगेंस्ट है, अपोजिट है। यहां कर्व नीचे की तरफ है, यहां पे कर्व ऊपर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन के जो दो स्पोर्ट्स के दरमियान वाली ये स्पेस होती है, यहां पे ये जो कर्व बनती होती है, इस जगह पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पैदा होती है। इस जगह पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पैदा होती है और यहां पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को बर्दाश्त करने के लिए स्टील प्रोवाइड किया जाता है। ठीक इसी तरह ये वाली जो सपोर्ट की ऊपर जगह होती है, ये यहां पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पैदा होती है। आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में और इसके जो चैप्टर 8 था उसमें आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, जिसमें आपने देखा था कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक न्यूट्रल एक्सिस होता है और अपवर्ड उसमें प्लस में आती है, उसमें कर्व की शेप कुछ और होती है।
डाउनवर्ड जो है वो माइनस में आती है, उसमें कर्व की शेप कुछ और होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको हल्का सा देखें तो अगर ये लाइन थी तो इधर से कर्व आएगी तो वो इस तरह होगी, ऐसे ही होगी ना। इसको हम किस में लेते थे, प्लस में लेते थे, और अगर वो यहाँ से ऐसे जाएंगे इधर तो इस कर्व को हम किस में लेते थे, नेगेटिव में लेते थे। ये कंसेप्ट आप थोड़ा इधर जो है उसको अटैच कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का क्या कंसेप्ट है। अगर इसको उल्टाएं, फर्ज करें कि यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम चीज अगर ये चीज पॉजिटिव है यहाँ तक तो स्पोर्ट के ऊपर जो हमारे पास वो रिएक्शन या वो हमारे पास मोमेंट पैदा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट। होप्स हो कि इस कंसेप्ट की आपको जरा समझ आ गई होगी। यानी हमने ये याद रखना है कि वन वे कंटीन्यूअस ओवरहैंगिंग कैंटिलीवर स्लैब में क्या होता है कि स्पोर्ट्स, दो स्पोर्ट्स के इन बिटवीन मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दो किस्म के मोमेंट इसमें पैदा होते हैं। हमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिहाज से भी में उसकी रिइंफोर्समेंट है वो निकालनी होती है, और हमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिहाज से भी उसकी रिइंफोर्समेंट निकालनी होती है। ये बात आपको समझ आई। इसको जो है वो कोशिश मैंने की कि बेहतर तरीके से इसको डिफाइन कर सकूं। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि दो स्पोर्टों के दरमियान पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जो स्पोर्ट होगी उसके ऊपर क्या होगी, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब ये हमें क्लियर हो गया कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या होती है, कैसे पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, किस जगह पे मौजूद होती है। अब हमें क्या करना है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हम मेन रिइंफोर्समेंट निकाल चुके हैं, ठीक है जी। और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, अब जो हमें ये कंसेप्ट हमारे पता चला है इस क्वेश्चन में कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट के ऊपर होती है, हमें उसके लिहाज से भी उसका जो है वो हमें रीइंफोर्समेंट उसकी है वो उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट ओवरहैंगिंग पोर्शन। कि ओवरहैंगिंग पोर्शन कौन सा होता है, अगर इस सपोर्ट को यहां से हम हटा दें, ये सपोर्ट यहां से हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली ओवरहैंगिंग पोर्शन है। मैंने हमारा जो क्वेश्चन था उसकी डायग्राम में से इतना पोर्शन मैंने काटा है, इसको ब्रेक किया है। ये ब्रेक लाइन यहां पे मैंने दी है। ये हमारी एक सपोर्ट है जो कि R1 रिएक्शन के साथ है, 2349.6 किलोग्राम हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू थी, और ये यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, ओवरहैंगिंग पोर्शन है, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा था वो क्या था, 783.2, ठीक है जी। ये लोड हमने फैक्टर्ड लोड जो है वो निकाला था जो ओवरऑल स्पैन के ऊपर लग रहा था। हमारी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्योंकि सपोर्ट के ओवरहैंगिंग पोर्शन यानी कैंटिलीवर या फ्री पोर्शन जो है उस तक अमल कारी होती है, यानी सपोर्ट से लेकर ओवरहैंगिंग पोर्शन है, इस साइड वो नहीं जाती होती, इसलिए हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के लिए सिर्फ इस पोर्शन को लेंगे। आपको क्लियर बात समझ आ गई कि जब भी आपने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है तो उसका जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ओवरहैंगिंग या कैंटिलीवर पोर्शन या फ्री पोर्शन जो एक साइड में होगा, सपोर्ट से हट के होगा। अब इस पोर्शन को कंसीडर करके आपने जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करना है। एमयू आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है, एमयू नेगेटिव मैंने लिखा है, ठीक है जी, और इज इक्वल टू, अब आप देखें कि फैक्टर लोड जब हमने कैलकुलेट किया, हमारा स्लैब के साथ जो कांसेप्ट होता है लोड का वो क्या होता है कि सिर्फ यूडीएल लोड जो है वो इसके ऊपर लग रहा होता है, हम यही कंसीडर करते होते हैं। तो हमने फैक्टर लोड को यूडीएल कंसीडर किया हुआ है, और हमने लेना है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यही पोर्शन हमारा है जहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो एक्ट करती है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा जी कि 783.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों किया है, क्योंकि डिस्टेंस 1 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका हाफ क्यों किया, क्योंकि यूडीएल। इसको कैलकुलेट करने से 391.6 किलोग्राम मीटर का आपके पास बेंडिंग मोमेंट जो है वो निकल आएगा। तो नेक्स्ट आपने इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में लिया, नेक्स्ट इसको आपने 391.6 से इसको मल्टीप्लाई किया 9.81 के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। यहां से करने से ये किस में वैल्यू आ गई, न्यूटन में,
और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से इसमें वैल्यू आ गई न्यूटन डॉट मिलीमीटर में इसकी वैल्यू। तो ये आंसर जो आपके पास आया है इस मोमेंट का वो है न्यूटन डॉट मिलीमीटर। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने अगेन इस मोमेंट के लिहाज से क्या निकालनी है, रीइंफोर्समेंट निकालनी है। तो लेट a इज इक्वल टू d ओवर 6 वही प्रोसीजर है, जस्ट नेगेटिव मोमेंट आपने निकालना था। लेट a इज इक्वल टू d ओवर 6 और d हमारा 120 था, ओवर 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20 मिलीमीटर। 20 क्या आएगा मिलीमीटर आंसर आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या होगा, as का फार्मूला लगाएंगे, mu की जगह पे mu की वैल्यू लिखेंगे 0.9, f ऑफ y की जगह पे इसकी वैल्यू देन 120 माइनस 20/2। तो वही तरीका है, कैलकुलेशन है इसका बिल्कुल। इसको इस पे डिवाइड, फिर इसमें से माइनस, फिर इन सब से मल्टीप्लाई, फिर इसको इस पे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 13.85 मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1.385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपके पास नेगेटिव मोमेंट की वजह से पैदा होने से जो भी लोड होगा, जो भी फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट इतना स्टील आपको दरकार है, ठीक है जी। और इसके लिए बिल्कुल वही प्रोसीजर कि इसको जितना ये स्टील है, फिर इसके लिए भी हमें को डाया बार सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए भी हमने 8 मिलीमीटर डाया बार जो है वो हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो 8 मिलीमीटर हमें डाया पता चल गया है। अब हमें फिर इसके लिए स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है जी। तो स्पेसिंग निकालने के लिए फिर हमारे पास फार्मूला है ए बी, एरिया 1 बार ए एस और मल्टीप्लाई बाय 1000 तब करना है जब इन मिलीमीटर्स आपको निकालनी हो। अगर आपको इन सेंटीमीटर निकालना है, आपको अगर इन सेंटीमीटर निकालना है तो ए बी 20 सेंटीमीटर में होना चाहिए और ए एस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे 100 जो है वो उसको लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमने इसको 8 मिलीमीटर लिया था, 8 मिलीमीटर का आपने एरिया लेना है। आपको कैसे पता चला कि 50.28 जो है वो आता है। प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमारे हुए हैं उनमें एक लेक्चर में मैंने आपको ये निकालने का तरीका बताया था, मैं आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ कि एक गोल शक्ल की बार होती है हमारे पास जिसका डाया है 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई b स्क्वायर ओवर 4। तो d की जगह आप पुट कर देंगे 8 को और साथ उसको पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर लेके पाई से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 50.28 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इस बात की भी समझ आ गई कि ए बी आपको कैसे निकालना है। ए एस आप पहले ही निकाल चुके हैं 13.85 इन मिलीमीटर। अगर आपके पास जो डाया ये था, इसका एरिया आप सेंटीमीटर में निकालते हैं तो फिर आप ये इस्तेमाल कर लेते, लेकिन आपने मिलीमीटर में यूज किया है तो फिर आप इसको यूज करेंगे। ये बड़े पॉइंट्स की बातें हैं और आपको पता होना चाहिए, यहाँ ही मिस्टेक करते हैं आप लोग। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, अब इसको डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 363 0.3 मिलीमीटर जो है आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन ये बहुत छोटा यूनिट है स्पेसिंग के लिहाज से। हम मिलीमीटर्स में डायमेंशंस को उधर जो हमने स्पेसिंग करनी होती है या हमने जाल लगाना होता है जो स्टील बार का या स्लैब के लिए हम जो है वो स्लैब्स अपना बार सेट कर रहे होते हैं, उसको एंकर कर रहे होते हैं, तो फिर हमें इनको इस यूनिट में हमें काम करना ज़रा बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें एक्यूरेट हम मतलब नहीं काम कर सकते। तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में जो है वो डिवाइड कर लेते होते हैं कि ये सेंटीमीटर में वैल्यू बना लेते होते हैं और सेंटर टू सेंटर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में से पैदा होने वाली स्ट्रेसेस जो भी थी उनके लिए जो है आपने स्टील डिजाइन कर लिया, उसकी स्पेसिंग भी डिजाइन कर ली और सेंटर टू सेंटर आपने उसको प्रोवाइड करना है। यहाँ तक आप नेगेटिव मोमेंट की वजह से जो भी आपके पास स्टील इस्तेमाल होना था, स्पेसिंग होनी थी, आपने डिजाइन कर दी। अब हमारा एक स्टेप बाय स्टेप वो है डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना या टेम्परेचर बार निकालना। तो टेम्परेचर बार वी नो दैट कि उसने हमें डिजाइन में गिवन है कि 0.20% जो है वो होल एरिया का जो स्लैब आप डिजाइन कर रहे हैं उसका 0.20% जो है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर स्टील होता है या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है।
तो AS निकालेंगे हम 0.20 ओवर 100% में था, इसलिए 0.20% था बटा 100 करेंगे इसको फीसद में, ज़रब B और ज़रब H। तो ज़रब B हमारा क्या था, क्योंकि हम एक यूनिट पे डिजाइन कर रहे हैं तो ब्रेथ भी हमारी क्या होगी 1000 मिलीमीटर, और H की वैल्यू हमने निकाली थी क्या 140 मिलीमीटर। H क्या था हमारा 140 मिलीमीटर। अब इनको कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर आता है 280 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपने इसको कह दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ इसको आपने क्या कह दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर में 280 था तो सेंटीमीटर में क्या हो गया 28। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि इसको डायमेंशन को आपको उधर लगाना और मेजर करना इजी होता है। अब इसके लिए आपको स्पेसिंग निकालनी है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उनके लिए भी हम कौन सा डाया प्रोवाइड करते हैं 8 मिलीमीटर, 6 से 8 मिलीमीटर की हमारे पास रेंज होती है। हम 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 8 मिलीमीटर डाया बार जो है नॉर्मली प्रोवाइडेड किया जाता है। तो स्पेसिंग निकालने के लिए क्या है, फिर वही एरिया 8 मिलीमीटर बार का जो हमने ये ऊपर निकाला और उसको डिवाइड किया इसके साथ, इस AS के साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो ये आपके पास क्या आ गई मिलीमीटर में स्पेसिंग, और इसको से आपने 180 मिलीमीटर कह के और 18 सेंटीमीटर आपने इसको लिख दिया, यानी इसको आपने सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर जो है वो निकाला। अब स्पेसिंग आप निकाल के लास्ट में सिर्फ बस एक लाइन ली थी 8 मिलीमीटर डाया प्रोवाइडेड, इसको पढ़ते हैं एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। जब भी आपके पास कोई ड्राइंग आएगी जिसमें आपको स्लैब की डिटेलिंग जाहिर की गई होगी, उसमें इसी तरह से बिल्कुल लिखा होगा कि ये बार ये इसका डाया है और ये प्रोवाइड की गई है एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर, यानी स्पेसिंग आएगी सेंटर टू सेंटर जो है आप इस तरह प्रोवाइड की है। यहाँ तक हमारा 11.4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि विदाउट प्रैक्टिस यू हैव नथिंग। आप कोई काम आपका अच्छे से नहीं हो सकता, ना आप परफेक्ट बन सकते हैं, ना आप बेहतर बन सकते हैं कि आपने अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, आप इसको अपने तौर पे इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, इसको अपने दूसरे स्टूडेंट्स भाइयों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये क्वेश्चन जो है उनके भी काम आ सके अगर ये क्वेश्चन उनको क्लियर नहीं है तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।